हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम धर्मराज चौरसिया है और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का जो कि दूसरा टॉपिक्स था, टाइप ऑफ फार्म्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि फार्म का साइज क्या होगा और उसके टाइप्स क्या होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फार्म का डिफिनेशन क्या है। फार्म वह भूमि है या कोई भी लैंड का वह हिस्सा है जिसमें कि हम अपना क्रॉप को उगाते हैं या फिर हम उस पर एनिमल का रियरिंग करते हैं, मीन्स पशु पालन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हियर आर द 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। फार्म्स के मेनली 7 टाइप्स हैं। पहला है सबिस्टेंस फार्म। ठीक, सबिस्टेंस फार्म इसका हिंदी होता है जीवन आधारित कृषि। जैसा इसके नाम से मालूम चल रहा है कि यह सिर्फ जीवन यापन करने के लिए जो कृषि की जाती है वही हमारा सबिस्टेंस फार्म होता है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ फार्म दैट प्रोड्यूस ओनली एनफ फूड टू फीड द फैमिली। सिर्फ फैमिली को फीड करने के लिए ही प्रोड्यूस होता है, विद लिटिल आर नो सरप्लस। कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता, मीन्स एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं होता है जिसे कि किसान बेचकर उससे एक्स्ट्रा इनकम ले सके। ठीक, दिस टाइप ऑफ फार्म इज नॉट मीन टू प्रोवाइड इनकम। इस तरह के फार्म्स जो होते हैं ये इनकम्स एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए नहीं किए जाते हैं, बट वुड आइडली प्रोड्यूस ऑल नीड फूड्स। मीन्स जो परिवार की जो भी खाने की ज़रूरत है पूरे साल भर की, उसके नीड्स को पूरा करने के लिए सबिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है। यह एक ऐसा फार्म होता है जिसमें कि उतना ही प्रोड्यूस होता है कि फैमिली जो है उसकी फूड से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा सके। इसमें कोई भी सरप्लस नहीं होता है। सरप्लस क्या होता है कि फैमिली फूड रिक्वायरमेंट के बाद जो भी प्रोड्यूस बचता है उसे हम बोलते हैं सरप्लस। इस फार्म में कोई फैमिली नीड के बाद कोई भी एक्स्ट्रा इनकम जो है जनरेट नहीं होता है। फिर सेकेंड टाइप्स देखते हैं, कमर्शियल फार्म। दिस इज अपोजिट ऑफ सबिस्टेंस फार्म। सबिस्टेंस फार्म का यह अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि जहाँ सबिस्टेंस फार्म सिर्फ फैमिली के रिक्वायरमेंट फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, वहीं पे जो हमारा कमर्शियल फार्म होता है वह इनकम जनरेट करने पर ही फोकस्ड होता है। और इनकम जनरेट कब करेगा? जब प्रोडक्शन हाई होगा। तो ये है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉप फार्म। क्रॉप फार्म, दिस फार्म ग्रो फ्रूट्स वेजिटेबल और ग्रेन। इस फार्म में हम फ्रूट वेजिटेबल और ग्रेन्स को उगाते हैं। ठीक, और उसे हम क्रॉप फार्म कहते हैं। ये मेनली मोनोकल्चर होते हैं, मीन्स एक सीजन में या एक समय पे सिर्फ एक ही प्रकार के क्रॉप्स को उगाते हैं इसमें। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं फिश फार्म, आल्सो कॉल्ड एक्वाकल्चर, जिसे एक्वाकल्चर भी कहते हैं। फिश फार्म को हम एक्वाकल्चर भी कहते हैं। इसमें फिशेस का लार्ज अमाउंट में कल्टीवेशन किया जाता है, ग्रो किया जाता है। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा डेयरी फार्म्स। ठीक, जैसे कि नेम से ही हो रहा है कि डेयरी, डेयरी मीन्स मिल्क्स या मिल्क से रिलेटेड, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। ठीक, तो डेयरी फार्म हमारा क्या होता है? इस फार्म में हम एनिमल को मेनली मिल्क प्रोडक्शन के लिए ही पालते हैं, रेयर करते हैं, ताकि मिल्क से अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स बन सकें। वो प्रोडक्ट्स जैसे कि योगर्ट, चीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें। फिर नेक्स्ट देखते हैं पोल्ट्री फार्म। मोस्ट पोल्ट्री फार्म्स राइज चिकन्स एंड टर्की फॉर मीट कंजप्शन। अधिकतर जो होते हैं पोल्ट्री फार्म्स में राइज किए जाते हैं टर्कीज और चिकन, किसके लिए? मीट प्रोडक्शन के लिए। बट इन सम केसेस जो ये चिकन्स और टर्कीज जो हैं इनको एग्स के लिए भी राइज किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं पोल्ट्री फार्म्स। ठीक, फिर नेक्स्ट वन हमारा है मीट फार्म। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन ये है मीट फार्म। दिस फार्म एग्जिस्ट सोलली टू राइज एनिमल फॉर स्लॉटर एंड कंजप्शन। मीट फार्म में क्या होता है कि इस फार्म टाइप्स में एनिमल को रेयर किया जाता है, मीन्स पाला जाता है मेनली मीट प्रोडक्शन के लिए। वह फार्म मीट प्रोडक्शन पर ही फोकस्ड रहता है। जैसे कि हमने पोल्ट्री फार्म में पढ़ा था कि उसमें हम चिकन और टर्कीज को जो है मीट और एग दोनों के लिए उसमें पाला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मीट फार्म में एनिमल्स को पाला जाता है पार्टिकुलरली मीट प्रोडक्शन के लिए ही। ठीक, फिर नेक्स्ट फार्म के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है देखते हैं। जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्म एंड देयर operators shape overall level of production and productivity, generating differential return to farming individual. ठीक, means the characteristics of farm decide the level of production, productivity of that particular farm and income of that particular farm. जो हमारा फार्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है वही डिसाइड करता है कि फार्म से कितना इनकम जनरेट होगा।
उसका प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी उस पर्टिकुलर फार्म्स की। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, सच कैरेक्टरिस्टिक्स एज फार्म साइज, यूज ऑफ कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, इरिगेशन एंड वाटर अवेलेबिलिटी, लैंड टेन्यूर्स मीन्स लैंड की अधिकारिकता, लैंड किसका है, किसान का है या फिर किसी दूसरे का है, एज वेल एज हाउस होल्ड डेमोग्राफिक्स। हाउस होल्ड डेमोग्राफिक्स मीन्स क्या होता है कि उस पार्टिकुलर किसान के फैमिली में कितने लोग हैं, उनका जेंडर क्या है, उनका एज क्या है। एंड एसेट्स, एसेट्स आर द इनपुट्स विच farmer is using in their farms, have all been shown to exert some influence over enterprise and technology choice, input use and market participation। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि फार्म साइज, यूज ऑफ, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, फार्म के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वही फार्म की प्रोडक्शन और उससे इनकम कितना इनकम जनरेट होगा उसको डिसाइड करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि फार्म का साइज, यूज ऑफ कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस उसमें यूज की जा रही हैं, इरिगेशन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होता है कि वाटर अवेलेबिलिटी, कि वहाँ पे वाटर अवेलेबल है, उस पार्टिकुलर एरिया में वाटर अवेलेबल है या नहीं। फिर आता है लैंड टेन्योर, और उसके बाद हाउस होल्ड डेमोग्राफिक। हाउस होल्ड डेमोग्राफिक का मैंने पहले बताया कि क्या होता है कि उनके परिवार में कितने मेंबर्स हैं, उनका एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, ये सब चीज़ें। एंड डिफरेंट एसेट्स अवेलेबल विद द फार्मर, फार्मर से फार्मर के पास कौन कौन से एसेट्स अवेलेबल हैं। ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो फार्म को इन्फ्लुएंस करते हैं कि उसकी कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करनी है, कौन से इनपुट्स चूज करने हैं, और उसका मार्केट में जो पार्टिसिपेशन होगा वो कैसा होगा। हाई प्रोडक्शन मीन्स मार्केट में उसका रेगुलर पार्टिसिपेशन होगा, ये सब चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इन साउदर्न अफ्रीका द मेजोरिटी ऑफ फार्मर ऑपरेट लेस देन, ये अफ्रीका का इसमें दिया है लेकिन हम इंडिया को बता रहे हैं कि इंडिया में जो होता है मोर देन 86% या अप्रॉक्स 86% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के कैटेगरीज में आते हैं। फिर उसके बाद लिमिटेड फार्म साइज इज सीन एज वन ऑफ द मेजर फैक्टर हैम्परिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम हाउस होल्ड बेस्ड सबिस्टेंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स टू कमर्शियली ओरिएंटेड प्रोडक्शन सिस्टम। तो साइज ऑफ फार्म जो है, साइज ऑफ फार्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है हमारे इकोनॉमिक मीन्स उससे कितना हमें फायदा मिल रहा है और उससे हम कितना प्रोडक्शन करेंगे। तो फार्म का साइज मैटर करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, इरिगेशन एंड वाटर अवेलेबिलिटी हैज एन इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन बोथ लॉन्ग टर्म फार्म इनकम एंड रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी। Conservation practices, irrigation and water availability is the most important factor for the sustainable and continuous for income। ठीक, तो ये कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, इरिगेशन एंड वाटर अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारा वो जो फार्म पार्टिकुलर फार्म्स का जो हमारा इनकम है वह कंटिन्यूस जनरेट होता रहे। ये सब फैक्टर्स उस पर निर्धारित करते हैं। अगर जो इन फैक्टर्स में कोई भी नहीं रेगुलरली फॉलो किया जाता है या इनमें कोई भी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाटर अगर जो अवेलेबल नहीं है तो सिंपल सी बात है कि उस फार्म्स के जो रिसोर्सेस हैं वो उनका यूज़ करने से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमारा एक रिसोर्स जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाटर, यह नहीं है तो उसे प्रोडक्शन पे हमारा बहुत ज़्यादा वो अफेक्ट पड़ेगा, हैम्पर होगा प्रोडक्शन हमारा, तो उसे इनकम भी कम जनरेट होगी। तो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, इरिगेशन एंड वाटर अवेलेबिलिटी, the threes are the important factors which govern the farm's income। फिर नेक्स्ट आता है सिक्योर लैंड टेन्योर प्रोवाइड ऑपरेटर विथ सॉलिड बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एज लैंड कैन ऑफ्टन बी यूज्ड एज अ कोलेटरल फॉर लोन्स। अगर किसान का खुद का लैंड होगा तो वह उस लैंड को अपने एक्स्ट्रा इनकम या फिर उसको कहीं पे पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसे लोन्स के रूप में रख सकता है अपनी ज़मीन को, और उससे उसे बैंक से पैसे मिल जाएंगे। ये चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, बिसाइड फार्म कैरेक्टरिस्टिक्स द सोशियो डेमोग्राफिक ट्रेड एंड फार्मर एजुकेशन लेवल नॉलेज ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस। फार्मिंग प्रैक्टिसेस असेस टू एग्रीकल्चर असेस level of poverty, age and gender structure of the household can greatly affect farm performance। कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा कुछ सोशियो डेमोग्राफिक ट्रेड्स हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन पर या फार्म के प्रोडक्शन पर हाईली अफेक्ट करते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या है, कैन ग्रेटली अफेक्ट द
फार्म परफॉर्मेंस। वो सोशियो डेमोग्राफिक ट्रेड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि फार्मर का एजुकेशन लेवल कितना है, क्या हो सकता है, नॉलेज ऑफ फैमिली प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, एसेस टू एग्रीकल्चर एसेट्स, इनपुट्स, किसान को आसानी से इनपुट्स मिल जा रहे हैं कि नहीं मिल जा रहे हैं, ये हो सकते हैं हमारे कैरेक्टर्स। फिर लेवल ऑफ पॉवर्टी, एज, जेंडर, स्ट्रक्चर ऑफ हाउस होल्ड, ये वगैरह जो है, ये सब चीज़ें बिसाइड द कैरेक्टर्स, ये सब जो हमारे फैक्टर्स हैं ये भी हमारे फार्म के प्रोडक्शन पर वो करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है द फैक्टर्स, द फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। फैक्टर्स क्या हैं जो जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबल है। इंटरप्रेन्योरियल स्किल, फर्स्ट वन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अपकम्स इज द स्किल, इनिशिएटिव एंड रिसोर्सफुलनेस ऑफ द इंटरप्रेन्योर। हमारा जो इंटरप्रेन्योरियल स्किल है ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो हमारा फार्म को, जो हमारा फार्मर है वो फार्म को फार्मिंग कर रहा है, उसके पास स्किल्स हैं कि नहीं, एजुकेशन है उसके पास कि नहीं, प्रॉपर उस वहाँ के इनपुट्स के बारे में कि वो अपने रिसोर्सों को कैसे यूज कर रहा है, इनिशिएटिव क्या ले रहा है, ठीक। तो ये सब चीज़ें, एवरीथिंग डिपेंड ऑन द जजमेंट एंड एबिलिटी, हर एक चीज़ें उसके जजमेंट्स और एबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजरियल एबिलिटी, कि वह चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा है, अपने इनपुट्स को कैसे मैनेज कर रहा है, ठीक, उनका अल्टरनेट यूज कैसे कर रहा है। फॉर द रनिंग द रूटीन पार्ट ऑफ द बिजनेस मैनेजर आर अपॉइंटेड। इफ ए फर्म इज लकी इनफ टू हैव ए मैनेजर ऑफ ग्रेट एबिलिटी, यहाँ पे फार्म होगा, इफ ए फार्म इज लकी एनफ टू हैव ए मैनेजर विद ग्रेट एबिलिटी द साइज ऑफ फार्म विल ग्रो टू द कंसिडरेबल डायमेंशन। मीन्स जो हमारा मैनेजर है, अगर हर एक फार्म में एक मैनेजर होना चाहिए, अगर जो मैनेजर के पास अच्छी एबिलिटी है तो फार्म को ग्रो करेगा, क्योंकि उसे ही तो मैनेज करना है इनपुट्स का, रिसोर्सेज का, जो हमारे फार्म में अवेलेबल है रिसोर्सेज का, अगर जो उसको अच्छी तरह से यूज करेगा, इनपुट्स को अच्छी तरह से यूज करेगा, तो सिंपल सी बात है हमारा प्रोडक्शन हाई होगा, जब प्रोडक्शन हाई होगा तो फार्म हमारा ग्रो करेगा। फिर नेक्स्ट वन आता है अवेलेबल फाइनेंसेस, इट इज फाइनेंस विच आइल्स द व्हील ऑफ बिजनेस मशीन। फाइनेंस हमारा क्या होता है, हमारे बिजनेस का आयल और व्हील्स होते हैं। मीन्स पैसा नहीं है तो बिजनेस तो नहीं चलेगा, फार्म हम कैसे ऑपरेट करेंगे, उसमें का इनपुट्स रिसोर्सेज जो हैं उनको हम बाई नहीं कर पाएंगे, तो फार्म चलाने के लिए हमारा फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये होना चाहिए। This require a proper development of the banking system so that saving of the community can be effectively mobilized and utilized in the development of trade and industries। ठीक, फिर नेक्स्ट वन देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, वहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी कैसे है। Another factor on which the size of firm depend on availability of the labor of requisite skill। मीन्स वहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी कैसी है और वहाँ के लेबर के पास प्रॉपर स्किल है कि नहीं, उन इनपुट्स को चलाने में, उन रिसोर्सेज का यूज करने के लिए उनके पास एक प्रॉपर स्किल होना चाहिए। तो लेबर की अवेलेबिलिटी और उनके पास स्किल, बोथ आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस। फिर आफ्टर ऑल वी कैन द एंटरप्रेन्योर इवन विथ लार्ज कैपिटल डू इफ द लेबर to man the business is not available, what is required efficient and skilled labor। मीन्स अगर जो हमारे पास पैसा भी है, हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लेबर अवेलेबल नहीं है, और अगर जो अवेलेबल भी है तो उसके पास अगर जो स्किल नहीं है, इफिशियंट नॉलेज नहीं है उन इनपुट्स के बारे में जिसे हमें यूज करना है, तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ, उससे हमारा फार्म्स कभी भी ग्रो नहीं हो सकता है। तो लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास स्किल्स होने चाहिए, तभी वो इनपुट्स को अच्छी तरह से यूज कर पाएगा, और तभी हमारा बिजनेस जो है, मीन्स हमारा जो फार्म है वो ग्रो करेगा। फिर नेक्स्ट वन हमारा आता है नेचर ऑफ बिजनेस, also much depend on the nature of business। If the business obey the law of increasing returns, it will grow to a big size, otherwise in the case of diminishing return it will remain stunned, and in case of the constant return it will remain stagnant। means we have to produce more, means हमें प्रोडक्शन को अपने बढ़ाना है। तो बिजनेस का नेचर क्या होना चाहिए कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करते रहना है। Extent of the market, the size of the firm also depend on the extent of the market। if the commodity in which the firm deal or which is manufactured has a wide market, naturally the business will assume to be a large scale। means size of the firm, कि प्रोडक्शन का लेवल हमारा कितना है, कितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वह
मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर जो हमारा हाई प्रोडक्शन है लेकिन मार्केट हमारा छोटा है तो हम उस हाई प्रोडक्शन को उस मार्केट में सेल नहीं कर पाएंगे, तो मार्केट का भी साइज डिपेंड करता है इस पे। या फिर मार्केट में प्रोडक्ट्स का मोबिलिटी कैसा है। इफ द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज फिटफुल आर लिमिटेड, द साइज ऑफ द फिल्म विल कंटिन्यू टू बी स्मॉल। वही मैंने अभी बताया कि अगर जो उसका these are the sum of the factors on which the size of the average farm is country depend। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि फार्म का प्रोडक्शन और फार्म्स डिपेंड करता है। थैंक यू। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। जय जवान जय किसान, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।